Hello, MG. Open sunroof. Pardon? When's the last time anyone said that to you? Please open sunroof. MG Hector. It's a human thing. बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना से हाहाकार। ब्राजील में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना से मौतों का आंकड़ा। महामारी से निपटने को लेकर राष्ट्रपति बोल्सोनारो लोगों के निशाने पर। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की मांग। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना की मार से बेकाबू होते ब्राजील के हालात की कवर स्टोरी में होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में 4,40,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में। अब तक 14,000 लोगों की मौत, एक दिन में 11,000 लोग ठीक हुए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 91,21,000 से ज्यादा, 4,72,000 लोगों की गई जान। ब्रिटेन में सिनेमा पब खोलने की तैयारी। सऊदी अरब ने कहा इस बार हज के लिए लाखों की जगह मक्का आ सकेंगे करीब 1,000 लोग। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच भी कोरोना संक्रमित। अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीजा पर लगाई पाबंदी दिसंबर तक बढ़ाई। अमेरिका जाने का ख्वाब देखने वाले कई भारतीयों की बढ़ेगी मुश्किल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बनाए वैक्सीन का इस हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में होगा ह्यूमन ट्रायल। 2,000 लोगों पर होगा वैक्सीन का परीक्षण। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील आज कोरोना वायरस से दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहां संक्रमण का पहला केस 26 फरवरी को सामने आया था। शुरुआत में सरकार ने इसकी गंभीरता को नकारने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि वहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आज कवर स्टोरी में बताएंगे ब्राजील से कहां हुई गलती। ब्राजील में कोरोना वायरस से अब तक 51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर है। ब्राजील में 11 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इस महामारी से निपटने में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के तौर तरीकों पर लोगों की राय अलग अलग है। बोल्सोनारो बार बार इस महामारी को कम करके आंकते आए हैं। बीते हफ्ते के आखिर में ब्राजील के कई प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। साओ पाउलो में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों ने लॉकडाउन में ढील देने के फैसले का बचाव किया। ये लोग मांग कर रहे थे कि काम पर लौटने की इजाजत दी जाए, पर सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ब्राजीलिया में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की मांग की। विरोधियों ने बोल्सोनारो पर भ्रष्टाचार और वायरस से प्रभावित स्थानीय लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। और आइए जानते हैं कि ब्राजील में कोरोना वायरस के आंकड़े क्या कहते हैं। ब्राजील में, या यूं कहें कि पूरे लैटिन अमेरिका में, कोरोना वायरस संक्रमण का पहला केस 26 फरवरी को सामने आया था, लेकिन शोधकर्ता मानते हैं कि यहां मामला काफी पहले जनवरी में ही आ गया होगा। दुनिया के जिन देशों में वायरस चरम पर पहुंच चुका है वहां मामले कम हुए, पर उलट ब्राजील में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने चेतावनी दी है कि अगस्त तक ब्राजील में मौत का आंकड़ा 1.25 लाख के पार जा सकता है। इस महामारी के दौरान ब्राजील में स्वास्थ्य मंत्री 2 बार बदले गए। पिछले महीने बोल्सोनारो के जिम और ब्यूटी पार्लर खोलने का फरमान जारी करने के बाद नेल्सन ताइश ने इस्तीफा दे दिया था और इसके 1 महीने पहले बोल्सोनारो ने लुइज मैंडेटा को हटा दिया था। मैंडेटा सोशल डिस्टेंसिंग की वकालत और लॉकडाउन लगाने के लिए गवर्नरों की तारीफ कर रहे थे, जबकि बोल्सोनारो ने इसका खुलकर विरोध किया था। देखिए ब्राजील से केटी वॉटसन की ये रिपोर्ट। ब्राजील में कोरोना संकट की शुरुआत हुई तो राष्ट्रपति ने इसे मामूली सर्दी जुकाम का मामला बताया। संक्रमण फैलने लगा, मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी, तो भी राष्ट्रपति का अंदाज नहीं बदला। अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति से जब मरने वालों की संख्या को लेकर सवाल हुआ तो उनका जवाब था, मैं कोई कब्र खोदने वाला नहीं हूँ। जब फिर सवाल पूछा गया तो राष्ट्रपति का जवाब था, मैं कोई चमत्कार करने वाला तो हूँ नहीं। लुसियानो को किसी चमत्कार की ही आस थी। कोविड-19 से उनका पूरा परिवार बिखर सा गया। अप्रैल में उनके पिता मार्कस एंटोनियो की मौत हो गई। मेरे पिता परिवार का सबसे मजबूत सहारा थे।
वो बिना किसी चाहत के दूसरों की मदद करते थे। वो शांति दूत थे। उनकी मौत बड़ी दर्दनाक थी। मैं खुशकिस्मत था कि वो मेरे पिता थे। लुसियानो संगीतकार हैं और राष्ट्रपति बोल्सोनारो के तमाम समर्थकों की तरह उनकी आस्था एवेंजेलिकल चर्च से जुड़ी है। लुसियानो हालात के लिए सिर्फ राष्ट्रपति को दोषी नहीं मानते। उनकी राय में ब्राजील में महामारी से निपटने में जो कोताही हुई है, उसमें सभी राजनेताओं ने भूमिका निभाई है। ब्राजील में कोविड-19 जन स्वास्थ्य का नहीं, राजनीति का मुद्दा बन गया है। हर कोई अपने हित बचाने में जुटा है। महामारी के खात्मे के लिए कोई एकजुटता ही नहीं दिखती है। लेकिन दुख ने बहुत से लोगों को एक साथ ला दिया है। वो दुख जो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालात खराब होते जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू करने पर ही तवज्जो दे रहे हैं। महामारी के बीच घिरे ब्राजील में कई लोग मानते हैं कि उनके पास एक अच्छा नेता नहीं है, और इस बीच संक्रमितों और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ब्राजील के पास एक स्थायी स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं है। अब तक 2 स्वास्थ्य मंत्रियों की विदाई हो चुकी है। एक को बर्खास्त कर दिया गया तो दूसरे पद पर 1 महीने भी नहीं टिके। हर वो देश जिसने कोरोना वायरस को हल्के में लिया, हर वो देश जिसने शुरुआत में इसका मजाक बनाया, उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब राजनेता जीव विज्ञान को चुनौती देते हैं तो विज्ञान की बड़े अंतर से जीत होती है। ब्राजील का नागरिक होने के नाते मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है, लेकिन यही सच है। हमने तैयारी नहीं की, हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब इसका दायरा बेकाबू हो रहा है। आप इसे बयां तक नहीं कर सकते। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या किसी के पास कोई समाधान है? नेताओं पर तो भरोसा बचा नहीं, तो अब तमाम लोग दुआओं के ही भरोसे हैं। और अब बात स्पेन की, जिसे कोविड-19 ने जबरदस्त चोट दी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक वहां करीब 2.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 28,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन अब वहां हालात पटरी पर आ रहे हैं। स्पेन यूरोप के उन देशों में शामिल रहा जहां कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए बहुत सख्ती से लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन 3 महीने की बंदिशों के बाद अब पाबंदियां हटा ली गई हैं। स्पेन ने यूरोप के ज्यादातर देशों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 3 महीने लंबे लॉकडाउन के बाद स्पेन ने दुनिया भर के स्वागत के लिए फिर से बाहें फैला दी हैं। तमाम लोगों के लिए ये बड़ी राहत है। बॉर्डर खोल दिए गए हैं। यूरोपीय यूनियन के ज्यादातर देशों और ब्रिटेन से आने वाले ज्यादातर पर्यटकों को स्पेन आने पर अब 2 हफ्ते क्वारंटीन यानी अलग थलग रहने की जरूरत नहीं है। मैड्रिड एयरपोर्ट पर आने वाले विदेशियों में से कई या तो यहीं ही रहते हैं या फिर काम करते हैं। वो 3 महीने बाहर रहकर लौटे हैं। ये बहुत खास अनुभव है। अभी मुझे अंदाजा नहीं कि मुझे अपने परिवार को गले लगाने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दोबारा सामान्य जिंदगी जी पाऊंगा। मैं अपने परिवार से मिल पाऊंगा। उनमें से किसी को भी मैंने 3 महीने से नहीं देखा है। सिर्फ वीडियो पर ही झलक मिली है। मैं वीडियो कॉल से ऊब चुका हूँ। स्पेन ने अभी ही विदेशियों की यात्रा पर लगी पाबंदी हटाई है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों की संख्या अब भी बहुत कम है। पर्यटन उद्योग को आस है कि पाबंदी हटाने के बाद इस क्षेत्र में जान लौटेगी। स्पेन की अर्थव्यवस्था में पर्यटन सेक्टर की अहम भूमिका है। इस वीडियो में स्पेन के तमाम सेलिब्रिटीज पर्यटकों से अपील कर रहे हैं कि वो उनके देश आएं। संदेश है कि स्पेन अब सुरक्षित है। बीते साल स्पेन में 80 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक आए थे, लेकिन ये साल पूरी तरह बदला हुआ है। हम हर चीज संक्रमण मुक्त कर रहे हैं। हर ग्राहक के जाने के बाद हमें तय करना होता है कि हम कुर्सियां, सीट, टेबल, हर चीज को संक्रमण मुक्त करें। और इन सब के बीच आस ये है कि विदेशी दोबारा आएं और स्पेन के लोगों के लिए भी पहले जैसे दिन वापस आएं। और अगर कोरोना से प्रभावित दूसरे यूरोपीय देशों की बात करें तो एक समय सबसे ज्यादा प्रभावित इटली में 2,38,000 लोग संक्रमित हैं और 34,000 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के 3 लाख से ज्यादा मामले वाले ब्रिटेन में कमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक यहां संक्रमण के मामलों में रोजाना 4% की कमी आ रही है। फ्रांस में हालात सुधरने के बाद सोमवार से सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं और वहां कोरोना संक्रमण के करीब 2 लाख मामले हैं। और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे अमेरिका में लगी वीजा पाबंदी का भारतीयों पर क्या होगा असर।
बीबीसी दुनिया में भी बहुत कुछ बाकी है, बने रहिए हमारे साथ। हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। Feels good to be able to look after each other, even from a distance. Turning on AC. MG Hector. It's a human thing. ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैम्पर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। अब बात अमेरिका की, जहां कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 23,12,302 तक पहुंच गई है और मौत का आंकड़ा 1,20,000 के पार चला गया है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल के अंत तक H-1B वीजा के साथ साथ दूसरे वर्ग वीजा को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो इससे कौन कौन प्रभावित होगा? हाई स्किल्ड वर्कर्स, ऐसे सीजनल वर्कर जो कृषि क्षेत्र में काम नहीं करते, टॉप एग्जीक्यूटिव्स यानी करीब 5,25,000 लोगों को इससे फर्क पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश से प्रभावित होने वाली एक वीजा कैटेगरी है H-1B वीजा। भारतीय IT प्रोफेशनल्स ज्यादातर इसी वीजा से अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में इस वीजा की ये कहकर आलोचना होती रही है कि इसके जरिए कम सैलरी देकर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी आउटसोर्स की जा रही है। इसका असर ग्रीन कार्ड पर भी पड़ेगा। ग्रीन कार्ड अमेरिका में कानूनी तौर पर रहने और काम करने की सहूलियत देता है। इस आदेश का ऐलान अप्रैल में किया गया था, जो सोमवार को खत्म हो रहा था। दरअसल ट्रंप प्रशासन का यह फैसला महामारी की वजह से कमजोर होती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए है। सरकार के मुताबिक इससे अमेरिकियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिनको कोरोना की वजह से आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। लॉकडाउन की वजह से कई बिजनेस बंद हो गए हैं। पिछले 3 महीनों में लाखों अमेरिकियों ने बेरोजगारी भत्तों के लिए आवेदन किया है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को कई साहसिक कदम बता रहे हैं, तो कई इसका विरोध भी कर रहे हैं। आलोचक राष्ट्रपति ट्रंप पर चुनावी साल में कोविड महामारी के आड़ में अपने हार्ड लाइन इमिग्रेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने का आरोप तक लगा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ रहे हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। विनीत, इसके क्या तय माना जाए कि ये जो फैसला ट्रंप प्रशासन ने लिया है, इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही पड़ेगा? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है। H-1B वीजा की बात करें तो हर साल करीब पिछले साल का जो आंकड़ा है करीब 85,000 H-1B वीजा इशू हुए, जिसमें करीब 20,000 उन लोगों को इशू हुए जिनके पास एडवांस डिग्री है या मास्टर्स है, और करीब 65,000 वीजा जो है वो कंपनीज को इशू हुए। और ये 65,000 की फिगर है, इसमें करीब 70% जो है, करीब 45,000 मान लें, वो भारतीयों को इशू हुए हैं। इसके अलावा L-1 वीजा की बात करें, जिसमें कंपनियां जो हैं, जैसे अपने लोग हैं भारत से अमेरिका में लोगों को ट्रांसफर करती हैं किसी काम के लिए, एग्जीक्यूटिव्स को, उसमें पिछले साल एक आंकड़ा है कि करीब 77,000 L-1 वीजा इशू हुए, जिसमें से करीब 18,300 वो हिंदुस्तानियों को मिले। इसके अलावा ग्रीन कार्ड की बात करें, अभी जो ग्रीन कार्ड के लिए लंबी लाइन है करीब 10 लाख लोगों की है, जिसमें से करीब 70% है या फिर उससे ज्यादा है उसमें हिंदुस्तानी है। और माना जा रहा है कि 10 लाख की फिगर है, करीब 25 लाख हो जाएगी 2030 में, उसमें करीब 70 से 75 करीब हिंदुस्तानी होंगे। अभी भी ये जो प्रावधान है इस कानून को लेकर, ऑर्डर को लेकर, कानून नहीं ऑर्डर को लेकर, उसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। मेरी इमिग्रेंट लॉयर से बात हुई है, जैसे कि मान लीजिए अगर प्राइमरी एप्लीकेंट अमेरिका में है और आप उनके परिवार का या फिर उनकी पत्नी और पति भारत गए हैं कोविड-19 या फिर किसी और कारणों से, तो क्या वो वापस आ पाएंगे, क्या फिर उन्हें साल के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा? मेरी कुछ लोगों से बात हुई है तो वो भारतीयों से, उनका कहना है कि कुछ लोग इनफैक्ट अमेरिका के बाहर जाने की सोच रहे हैं या फिर अमेरिका के या फिर भारत वापस जाने की भी सोच रहे हैं। अभी जो हालात है, माहौल है इमिग्रेशन को लेकर। विनीत, एक तरफ माना जा रहा है कि ट्रंप के इस आदेश से वो अपने वोटरों को लुभाने की या उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एक तबका है भारतीयों का जो बड़ी तादाद में है और उनके नाराज होने का खतरा है। देखिए, जो साउथ एशियंस हैं या फिर भारतीय वोटरों की जो तादाद है बहुत कम है, लेकिन ये एक इन्फ्लुएंशियल कैटेगरी है यहाँ पर। और कारण जो माना जा रहा है, पिछले कुछ पोल्स यहाँ पर आए हैं, उनमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो जो बाइडेन है उनसे पीछे चल रहे हैं। इवन जो कंजर्वेटिव एक वॉइस है वहां पर जो पोल किया गया उसमें उन्हें पीछे बताया गया है। अभी एक रैली हुई थी राष्ट्रपति ट्रंप की, उसमें जो एरिना था वो करीब 2/3 भरा था, 1/3 खाली था, सीटें खाली पड़ी हुई थी।
तो वो एक अच्छा संदेश नहीं माना जा रहा है राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। तो इसे एक डेस्परेशन की कार्रवाई भी बताया जा रहा है, और खासकर जो नवंबर के चुनाव होने वाले हैं उससे पहले। शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखना ये होगा कि ये चुनावी तकाजा है या फिर इस फैसले का असर कहीं दूर तक पड़ेगा। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक नई खोज जिससे कैंसर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ बाकी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कैंसर के हजारों मरीजों को हर साल अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अस्पतालों में उन्हें एंटीबायोटिक्स के डोज दिए जाते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहे। ऐसे मरीजों की मदद के लिए कैम्ब्रिज में कैंसर का इलाज करने वाले एक डॉक्टर ने एक आसान टेस्ट इजाद किया है जिसे वो घर बैठे ही कर सकते हैं और कोरोना वायरस के दौर में बार बार अस्पताल जाने से भी बच सकते हैं। बीबीसी संवाददाता रिचर्ड वेस्टकॉट की ये रिपोर्ट। एक आसान सा ब्लड टेस्ट जो बचाएगा जिंदगी। कैंसर का उपचार करने वाले एक डॉक्टर ने यह प्रक्रिया तलाशी है। इससे उन मरीजों को मदद मिलेगी जिन्हें केमोथेरेपी की जरूरत होती है। इस टेस्ट से वो ये पता कर सकेंगे कि कहीं संक्रमण उनकी जान के लिए खतरा तो नहीं बन रहा है। अस्पताल में मरीजों का उपचार करते वक्त मैं हर दिन कैंसर मरीजों को बेवजह आते देखता था। उन्हें वहां आने की जरूरत भी नहीं होती थी। तभी मेरे दिमाग में इसका ख्याल आया। यह है वो टेस्ट। वो काले से धब्बे कोशिकाएं हैं। इन्हें न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। ये संक्रमण से जूझती हैं, लेकिन केमोथेरेपी से इनकी संख्या बहुत कम हो सकती है। घर पर एक आसान टेस्ट से पता चल सकता है कि किसे अस्पताल जाने की जरूरत है। इससे अकेले ब्रिटेन में हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। जिन मरीजों को तुरंत देखभाल की जरूरत होगी, हम उन पर ध्यान दे पाएंगे और उन्हें जल्दी से जल्दी एंटीबायोटिक्स दे पाएंगे। ये आसान नहीं है। वो लैब में इस्तेमाल होने वाली महंगी और इस आकार की तकनीक को तकरीबन च्युइंगम का साइज देने की कोशिश में है। कैंसर से उबर चुके हेलेन जैसे लोगों से सलाह मांगी जा रही है। इससे तमाम तरह की फिक्र खत्म हो जाएगी, जैसे कि क्या मैं अपना बुखार सही तरह से माप रही हूँ, क्या मुझे वहाँ जाकर किसी को परेशान करना चाहिए। ये बहुत राहत देने वाली बात है कि आप एक आसान टेस्ट करते हैं और आपको सही जानकारी मिल जाती है। अब उम्मीद है इस उपकरण का ट्रायल अगले साल कैम्ब्रिज के एक अस्पताल में होगा। और इन सब के बीच थोड़ी अलग सी तस्वीर आई अमेरिका के कैलिफोर्निया से, जहां ये भालू बड़े मजे से तफरी कर रहा था। हालांकि लोग इसे देखकर डर गए तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बुलाया गया जो इस विशाल भालू को पकड़ कर ले गए। और संक्रमण के इस दौर में जब कईयों ने अपने पालतू कुत्तों को बाहर छोड़ दिया तो उनके लिए मसीहा बन गए बोलिविया फर्नांडो, जो उन्हें ढूंढकर खाना खिलाते हैं। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारेगा पर।